ज़िंदगी में कभी ये भी आज़माना चाहिए, ज़िंदगी में कभी ये भी आज़माना चाहिए, जंग किसी अपने से हो तो हार जाना चाहिए। आदाब दोस्तों, मेरा नाम राना सिद्दीकी ज़मा। मैं हिंदुस्तान की फ़िल्म, आर्ट और कल्चर और थिएटर क्रिटिक हूँ। क्रिटिक क्या, अपने आप को राइटर मानती हूँ कि क्रिटिक बनने के लिए आपको एक लेजेंड होना होता है। बहरहाल मैं यहाँ आज मेरी पसंदीदा शायरा परवीन शाकिर के बारे में कुछ कहने के लिए हाजिर हुई हूँ आपके सामने, और मुझसे गुजारिश की गई स्त्री दर्पण के द्वारा, जो कि विमल कुमार जी एक वो पोइट भी हैं, कवि हैं और सहाफ़ी भी हैं। उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि मैं उनके बारे में कुछ बात कहूँ, क्योंकि आज परवीन शाकिर साहिबा की बर्थ एनिवर्सरी है। परवीन शाकिर साहिबा मुझे क्यों पसंद है? मुझे परवीन शाकिर साहिबा के बारे में जो भी कहना है, मैं अपनी पर्सनल राय का इज़हार करूँगी। और आपको शायद ये चीज़ें कहीं और ना मिलें, क्योंकि वीडियोस में और आर्टिकल्स में मैंने वो चीज़ नहीं देखी जो मैं हमेशा कहना चाह रही थी उनके बारे में। मुझे परवीन शाकिर साहिबा इसलिए पसंद हैं क्योंकि उनकी जो पोइट्री है, उनकी जो शायरी है, नंबर वन वो बहुत मयारी है। उसमें फ़िलॉसफ़ी है, उसमें उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उसमें लेयर्स हैं लाइफ़ की। और इसके अलावा जो कुछ भी उन्होंने कहना है, जो बहुत ज़्यादा खुल के उन्होंने कहा है, बोल्डली कहा है, चाहे वो माँ के बारे में कहा हो, शौहर से अलहदगी के बारे में कहा हो, उनसे नाइत्तेफ़ाक़ी के बारे में कहा हो। इसके अलावा वो वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम्स के बारे में कहा हो, जिस प्रॉब्लम को भी उन्होंने कहा, उसको उन्होंने बहुत डिसेंट और बोल्ड तरीके से किया। दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है, या तो आप डिसेंट रह जाते हैं या आप बोल्ड रह जाते हैं। यही बात आती है उनकी प्रेजेंटेशन में। जब भी आप परवीन शाकिर साहिबा को आप स्टेज पर देखेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि चाहे वो उनको पैराहन हो, उनका लिबास हो, या उनकी प्रेजेंटेशन का, शायरी को कहने का तरीका हो, वो इतना डिसेंट, इतना एलिगेंट और इतना ग्रेसफुल होता था कि मैं बहुत माजरत के साथ, बहुत माफ़ी के साथ ये बात कहना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी खातून में जो स्टेज पर जाके पोइट्री पढ़ती हैं, अपनी शायरी पढ़ती हैं, उनमें नहीं देखी। वो आजकल की हों या बीच के वक्त की हों, मैं ये देखती हूँ जो उनमें और बाकी लोगों में मैं ये फ़र्क देखती हूँ कि जो शायरा हैं वो स्टेज पर आती हैं, चाहे उनके कपड़े कायदे के हों, लिबास उन्होंने बहुत कायदे का पहना हो, उनके पैराहन से कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आती हो जो ठीक नहीं है, लेकिन उनकी शायरी का जो अंदाज़ होता है ना, वो बहुत ग्रेसलेस होता है, अनडिग्निफाइड होता है, इनडिग्निफाइड होता है। वो मैं क्यों कह रही हूँ कि मैंने देखा है कि जब वो अपनी शायरी, चाहे वो मयारी हो या इतनी मयारी ना हो, अच्छी शायरी हो और बहुत ज़्यादा मयारी ना हो, दोनों में फ़र्क होता है दोस्तों। वो जिस अंदाज से वो ये कहती हैं, उसमें चीखना, चिल्लाना, बार बार दाद मांगना, और लोगों से बार बार अपनी तरफ तवज्जो दिलाना, और लय, ख़ासकर जब वो लय में शायरी पढ़ती हैं तो बार बार ऑडियंसेस को ये कहना कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, ज़रा मुझे तालियां मिलेंगी तो बहुत मेरी हौसला अफजाई होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं, परवीन शाकिर साहिबा ने उनमें से एक भी कोई चीज़ नहीं की। नंबर वन, उनको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस था कि उनकी शायरी इतनी मयारी है कि उनको किसी ऐसे आर्टिफिशियल स्टेज की, ऐसे स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि जब वो स्टेज पर आई हैं तो जितनी तरीके से उन्होंने शायरी पढ़ी है और जितनी उनको दाद मिली है, उनका एक बड़े ग्रेसफुल तरीके से सबको सलाम कहना और फिर अपनी शायरी को बहुत कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाना, ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना और ना ही बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ करना। उनकी शायरी ही उनकी 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 नुमाइंदगी करती रही। और हमारी जो, मैं जिन शायरा, मैं नाम नहीं लूँगी, जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग स्टेज पर आती हैं, उनकी शायरी पीछे रह जाती है और उनका अंदाज़े बयान जो है वो ज़्यादा कमेंट्स का और बात करने का उनकी तरीक़ा बन जाता है। उसके बारे में मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा बात करते हैं। मैं किसी तैयारी से नहीं आई हूँ, ये बिल्कुल इम्प्रॉम्प्टू बात है और मुझे ये चीज़ें बड़ी ग्रेसलेस लगती हैं। और ये सबसे ज़्यादा फ़र्क मैंने यही देखा कि अगर आपकी शायरी मयारी है और आप जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उतने ज़्यादा शायद आपके अंदर ये क्वालिटी और ये ग्रेस और डिग्निटी की चीज़ें होती हैं जो उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं ये बात ये कह रही हूँ कि मैं ये जानती हूँ, आपको यह कहीं भी यूट्यूब पर और विकिपीडिया वगैरह में भी मिल जाएगा कि ये
एमए थी, डबल एमए थी, उन्होंने लिटरेचर में एमए किया, अंग्रेज़ी लिटरेचर में, और उसके बाद उन्होंने एक और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया, फिर उन्होंने पीएचडी भी किया, और फिर उन्होंने सीएसएस उस ज़माने में कहा जाता था उसकी भी उन्होंने उसका इम्तिहान दिया उन्होंने, और फिर सिविल सर्विसेज में गई और सरकारी मुलाजिम रही पाकिस्तान की गवर्नमेंट में। इसके अलावा वो बहुत अच्छी डिबेटर रही अपने यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, और रेडियो पाकिस्तान में भी वो ज़्यादातर अदबी यानी कि लिटरेचर प्रोग्राम्स में आती जाती थी। तो ज़ाहिर है एक मयार जो उनका था वो उनकी पढ़ाई से भी आया और उनके अंदाज़े बयां से भी आया। उनका फैमिली का भी ज़ाहिर है उनका बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। इनके जो नाना थे वो एक मयारी शायर रहे हैं, और उनके परिवार में और भी वक़ार साहब जो हैं वो एक मयारी शायर रहे हैं, और उनके नाना ने उनको उस वक्त के बहुत मारूफ और मशहूर शायरों से उनको इंट्रोड्यूस करवाया। और इस वजह से जाहिर है कि अगर आप मयारी शायरी शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर आपकी शायरी में भी वो बात आएगी, और जो एक डिसेंट अंदाज़ होता है, घर का अदबी अंदाज़ होता है, उस अंदाज़ को अगर आप अपने अंदर इनग्रेन करेंगे तो आप कितनी भी बड़ी महफिल में चले जाएं, आपकी ग्रेस में और आपकी डिग्निटी में कोई कमी नहीं आएगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ मैं उनके अंदर मानती हूँ, और मैं उनसे इसीलिए मुतासिर होती हूँ कि उन्होंने कभी स्टेज पे आके कोई शो ऑफ नहीं किया। उनकी पोइट्री, उनकी जो शायरी है वही बोली। अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने सब्जेक्ट्स लिए हैं, बहुत सारे क्रिटिक्स ये कहते हैं कि जो भी उन्होंने शायरी की वो नेचर के ऊपर की, मोहब्बत के ऊपर की और खुशबू के ऊपर की, और वो ये कोई ख़ास बात नहीं है, हम उनको बहुत बड़ा शायर नहीं मानते। तो इस पर हालांकि मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती हूँ। उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर लिखा, लेकिन जिस तरह गज़लों में आप देखिए शराब और शबाब की गज़लें ज़्यादा मशहूर हो जाती हैं, इसी तरह उनकी ख़ातून चूँकि पहली बार पस मंज़र में आई और मोहब्बत और खुशबू की बातें की तो वो ज़्यादा मशहूर हो गई। इसके अलावा उन्होंने माँ के जज्बात पर इतनी बातें की, उन्होंने तरबियत पर इतनी बातें की, वर्किंग वुमेन की प्रॉब्लम्स के ऊपर उन्होंने बातें की, और इसके अलावा शौहर से इख्तलाफात यानी कि डिफरेंस सॉरी, और इसके अलावा जो अलहदगी थी, उनका सेपरेशन हुआ था कुछ वक्त के बाद, उस पर उन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से, अच्छी तरीके से बात की। लेकिन मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा और चीज़ों पे हावी हो जाती है, इसलिए जिन लोगों ने भी उनके बारे में ये बात कही है, मैं उनसे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं इतनी आसानी से कह दी कि जैसे सुनिए ये दो लाइनें, जो दो अशार जो मैं लेके आई हूँ। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने। ज़वाल का मतलब डाउनफॉल। जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, वहाँ से मोहब्बतों का ज़वाल होता है। किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। वाकई बहुत बड़ी बात है। वो सारी ज़िंदगी मोहब्बत करती रही, और ये कहते हैं कि मोहब्बत की कहानी कंप्लीट ज़रूर होती है। लव स्टोरी इज़ ऑलवेज कंप्लीटेड, वन ऑफ द पार्टनर्स कंप्लीटेड। अगर मोहब्बत हो तो एक पार्टनर इसको हमेशा कंप्लीट करता है। तो इन्होंने कितनी खूबसूरत बात कही है इसमें कि किसी को अपना बनाना हुनर ही सही, किसी का बन के रहना कमाल होता है। और चूँकि वक्त कम है, मुझे वक्त कम दिया गया है, और ठीक भी है कि परवीन शाकिर साहिबा की इतनी बड़ी ज़िंदगी को 15 मिनट में कहना बहुत मुश्किल है, और इस बात का मैं एहतराम करती हूँ। और कुछ बातें और भी इनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की शायरी उन्होंने की है, उस शायरी से ये अंदाज़ा होता है कि कितनी भी मुश्किल से मुश्किल बात हो, कॉम्प्लेक्स हो, लेयर्स हों उसके अंदर, आप उसको इतने रूहानी अंदाज में कह सकते हैं कि किसी को ठेस भी ना पहुँचे और आप अपनी बात भी कह जाएं। जैसे कि एक बड़ी अच्छी उनकी एक उनका शेर है जो मुझे बेइंतहा पसंद है, और कहीं मैं उनसे मुतासिर हुई, मैंने भी एक चंद लाइनें लिख दी। मैं बिल्कुल पोइट नहीं हूँ, मेरी तो अभी जर्नी मेरी शुरू हुई है। ये एक बड़ा अच्छा शेर है कि वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था। मैं ये मान के चल रही हूँ कि स्त्री दर्पण को देखने वाले ज़रूरी नहीं है कि उर्दू को बहुत अच्छी से जानते हों, तो जहाँ जहाँ हो सकेगा मैं इसके मीनिंग भी बताती चलूँगी कि वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था। कायनात का मतलब दुनिया। वो अपनी ज़ात में, अपनी पर्सनालिटी में एक टोटल
टोटल दुनिया थी, वो अपने आप में एक टोटल दुनिया थी, वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। कितनी बड़ी बात कह दी। वो अपनी ज़ात में कुल कायनात था, दुनिया के हर फरेब से मिलवा दिया मुझे। इसी से इंस्पायर होकर मैंने एक एक शेर तो क्या ही कहूँगी उसको, लिखा था कि फरेब का एक मुजस्सम था वो, मुजस्सम मतलब पूरी पर्सनालिटी, फरेब का एक मुजस्सम था वो, इसीलिए इतना दिलकश था वो। तो इस तरह से वो मुझे इंस्पायर करती हैं। और एक और उनके कुछ चंद लाइनें मैं और भी लेकर आई हूँ, जिससे वो लोग जो परवीन शाकिर साहिबा को इतने अच्छे से नहीं जानते हैं वो अंदाज़ा लगा सके कि बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने कितनी खूबसूरती से अपनी बात कही। ये मोहब्बत की शायरी है। कुछ तो हवा भी सर्द, जी हाँ, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। देखिए कितनी बड़ी बात है, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। मलाल मतलब तकलीफ, दर्द, दुख। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की। उन्होंने नेचर को किस तरह से इसमें इसमें जोड़ा है अपने एक छोटे से शेर में। बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, बात वो आधी रात की, रात वो पूरे चांद की, चांद भी है एक चैत का, उस पे तेरा जमाल भी। जमाल खूबसूरती को कहते हैं। वो चांद से, नेचर से मोहब्बत को और उसके साथ को, उसकी खूबसूरती को किस तरह से बयान कर रही हैं, ये इसमें है। फिर एक इसमें दो शेर ऐसे हैं इस उनकी गज़ल में जो बहुत लेयर्ड हैं। आप थोड़ा ध्यान से सुने अगर इसको। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, मेरी तलब मतलब थर्स्ट है। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो मुझे, माफ़ कीजिएगा, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। आपको आपकी मोहब्बत अगर न मिले तो जब आप दुआ करने बैठते हैं नमाज में या पूजा करने जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं कि मुझे और क्या चाहिए। मैं उससे सवाल भी नहीं कर सकती या कर सकता कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। हाथ आपके दुआ में उठे रह जाते हैं, लेकिन आप कुछ मांग नहीं पाते, कुछ पूछ नहीं पाते। कितनी खूबसूरती से, मैं फिर से पढ़ देती हूँ। मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर, हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। इसी के साथ एक बहुत अच्छी उन्होंने एक और शेर कहा है जिसमें रूह की बात की है और जिस्म की बात भी की है कि जिस्म की ज़रूरत कुछ और होती है, रूह की कुछ और होती है। योर बॉडी नीड्स समथिंग बट योर सोल नीड्स समथिंग एल्स। इसको भी मुलाहिजा फरमाएं। उसके बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, उसके बाजुओं में और उसको ही सोचते रहे, जिस्म की ख्वाहिशों में थे रूह के और जाल भी, जिस्म की ख्वाहिशों में थे रूह के और जाल भी। और मैं ये जानती हूँ कि परवीन शाकिर साहिबा बहुत सारे ही लोग जानते हैं कि बहुत कम उम्र में, सिर्फ 42 साल की उम्र में वो फौत हो गई। वो एक्सीडेंट हो गया उनका वो रास्ते से आ रही थी और मेरे ख्याल एक ट्रक, जितना मैं जान पाई हूँ, एक ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल आते आते वो उनकी मौत हो गई। और तब तक लेकिन पस मंज़र पर उनकी 4 किताबें या 5 किताबें आ चुकी थी, जिसमें आपको ये सारे नाम जो हैं बहुत आसानी से गूगल में मिल जाएंगे, मुझे नहीं लगता मुझे कहने की ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा मशहूर खुशबू हुई, क्योंकि वही बात है कि उसमें उन्होंने खुशबू से मोहब्बत को बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है और उसके पैरेलल्स ड्रॉ किए हैं। इसके अलावा उनकी 4 किताबें हैं जिनके नाम मैं देख लेती हूँ, मुझे सच पूछिए तो मुझे नाम याद नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने प्रोज भी लिखा और ये 4 किताबें उनकी 42 साल की कम उम्र के अंदर ही इनकी 4 किताबें आ गई। इनमें से एक ज़ाहिर खुशबू है जो 1976 में आई, और फिर दूसरा था 7 बरख, और एक इनकी और किताबें खुद कलामी यानी कि अपने से बात करना, और इनकार। मुझे ऐसा लगता है किताब उन्होंने तब लिखी जब उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया कि अब वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी लाइफ में, या किसी और ने इनकार कर दिया। बहुत सारे अशारे हैं इसके अंदर, जाहिर है। और इसके अलावा इनकी एक और इनका प्रोज भी है जिसको कहलाता है गोशाए चश्म,
और माहे कलाम भी इनकी एक किताब है, और एक और किताब है जिसका नाम मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ अभी। 1952 में इनकी मौत हो गई, 1952 में इनकी मौत हुई 24 दिसंबर को 42 साल की उम्र में। और हमें लेकिन वो इतने से वक्त में इतना सरमाया दे गई कि अगर आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको न सिर्फ मयारी शायरी का अंदाज़ होगा, और ये भी होगा कि उस वक्त की जो ख़ातून थी, जो पोइटिस थी उस वक्त की, जैसे मैंने ज़हरा निगाह आपा से बात की जो पाकिस्तान की बहुत मशहूर हमारी शायरा हैं। उस वक्त पस मंज़र पर बहुत सारी ख़ातून शायरा थी, लेकिन ख़ातून थी और शायरा थी जो कि लिखा करती थी, लेकिन वो छुप के लिखती थी, या कि वो मर्द का तखल्लुस ले लेती थी। वो पता नहीं चलता था कि ये किसी मर्द ने लिखी है या किसी औरत ने लिखी है, या तो फिर वो कुछ ऐसा निक नेम दे देती थी कि पता नहीं चलता था। और वो किसी झूठे तखल्लुस से, ज़ाहिर है तखल्लुस के साथ वो शायरी करती थी, और क्योंकि औरतों का मंज़र में आना, स्टेज पर आना और शायरी कहना, क्योंकि शायरी तो दिल की बात होती है, वो टैबू माना जाता था। इसी वजह से हालांकि बहुत अच्छी अच्छी फ़हमीदा रियाज़ जैसी मशहूर नाम और ज़हरा निगाह आपा जैसे मशहूर लोग उस वक्त रहे, और बाकी भी जो थे बहुत छुप छुप के अपनी बातें कहते रहे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि पाकीज़ा आंचल एक किताब हुआ करती थी उर्दू में, और दहलवी साहब की फ़ैमिली से शमा और सुषमा निकला करती थी, जिसमें पाकिस्तान की मशहूर औरतों के कलाम होते थे, और उसमें जो तखल्लुस होता था वो हमें आज तक पता नहीं चल पाया कि किसने लिखा है। हो सकता है बाद में वो पस मंज़र पर आई हों, लेकिन जब ये 70s के दौर में जब ये बहुत बोल्डली आई हैं, तो इन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने हंगामा कर दिया कि एक औरत भी अपने दिल की बात इतनी बोल्डली कह सकती है, वो भी इतने डिसेंट और डिग्निफाइड अंदाज में। और यही उनकी खासियत है जो उनको बहुत सारे लोगों से, आजकल की भी शायरा से, माफ़ियों के साथ, माजरत के साथ, और बाकी लोगों से भी उन्हें अलग करता है। मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, हालांकि चूँकि टाइम कम है। यही कहना चाहती हूँ कि जो आजकल के जवान लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ ख़ासकर, अगर वो इनको परवीन शाकिर साहिबा को पढ़ें, शुरू से ही पढ़ने लगे, तो उनकी पोइट्री में एक मयार आएगा, उसमें एक स्टैंडर्ड आएगा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल और डीपी की बातें करें उसके अंदर, आप एक बहुत बड़ी बात बहुत आसानी से कह सकते हैं। एक बड़े अच्छे से शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ कि इतने ज़्यादा है कि मैं कहाँ से निकालूं, क्या चीज़ निकालूं, क्या चीज़ छोड़ दूं। एक बड़े अच्छी सी इनकी बड़ा अच्छा सा शेर है इनका। एक नाम क्या लिखा मैंने साहिल की रेत पर, साहिल किनारे को कहते हैं। मैं एक नाम क्या लिखा मैंने साहिल की रेत पर, उम्र भर मेरी हवा से दुश्मनी रही। कितनी अच्छी बात और कितने अच्छे तरीक़े से उन्होंने कह दी, इतने अच्छा डिस्क्राइब किया। और आखिरी जो उनके दुख थे, उनकी तकलीफ़ थी, वो उन्होंने इस शेर में बयान किया है। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, रेज़ा रेज़ा यानी धूल, टुकड़े टुकड़े धूल की तरह। जिस तरह ख्वाब मेरे हो गए रेज़ा रेज़ा, इस तरह कभी टूट के ना बिखरे कोई। इस शेर के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आदाब।